अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मोदी की कामकली और शिद्दत पसंदी ने भारत के अंदर तो आग लगा दी है, लेकिन अब मोदी अपनी शरपसंदाना सोच से बॉर्डर पर भी आग को भड़काना चाहता है। दाखिली मामलात को सुलझाने में नाकामी के बाद मोदी ने अब खारजी महाज खोलने का फैसला किया है और मतनाज़ शहरियत बिल पर पाकिस्तान को मुलव्विस करने की साजिश की जा रही है। मोदी का कहना है कि अगर भारतीय अपोजिशन उनका साथ देती तो शहरियत का बिल एक अच्छा मौका था कि इस इकदाम से पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियों को दुनिया के सामने उजागर किया जा सकता था। अंदरूनी खलफशार का शिकार भारत अब मुल्क में जारी खाना जंगी में पाकिस्तान को मुलव्विस क्यों कर रहा है? क्या मोदी इस बिल के बाद शुरू होने वाले मुजाहिरों को संभालने में नाकाम हो चुका है और अब अवाम की तवज्जो हटाने के लिए क्या पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहा है? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारिजा बार बार दुनिया को ये बता रहे हैं, बार बार तनबीह कर रहे हैं कि भारत की जानिब से बॉर्डर पर कोई भी मिस एडवेंचर किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया पर भी ये वाज़े कर दिया है कि ऐसी किसी भी शरारत पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज LOC का दौरा किया और भारतीय फायरिंग से जख्मी होने वाले शहरियों की अयादत भी की और आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि कश्मीर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हमारे अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सवाल यह है कि मोदी आलमी अमन के लिए खतरा बना हुआ है। आलमी दुनिया इसके खिलाफ आखिर कब एक्शन लेगी? क्या आलमी दुनिया होश के नाखून तब लेगी जब पानी सर से गुजर जाएगा? इस सूरत हाल को संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा, इस पर बात करूंगी मैं। मुझे ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब ने, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, इस वक्त जी शुक्रिया जी। भारत मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहा है, लग रहा है कि कश्मीर एपिसोड 2 चल रहा है, लेकिन मैं समझना भी ये चाहती हूँ और मेरा सवाल भी आपसे ये है कि आखिर ये कौन सी बीजेपी है? बीजेपी तो 90s में भी इक्तदार में रही है। हमने देखा जब वाजपेयी साहब वजीर आजम थे, लाहौर भी आए, लाहौर डिक्लेरेशन भी आपको भी याद है, हम सबको याद है। ये बीजेपी की एक इज्तिमाई सोच का शाखसाना है या मोदी की इनफरादी जो एक शिद्दत पसंदाना सोच है, आज भारत उसका शिकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बुनियादी तौर पे तो मोदी ही फ्रंटमैन है, वही लीडर है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इंतहाई घिनौना है। लेकिन अभी उसके साथ भी जो टॉप लीडरशिप है वो सारी वो उसकी सोच में ढल चुकी है और यही RSS की सोच थी। और अब सूरत हाल ये है कि वहां पे मोदी को चूंकि पे दर पे कामयाबियां मिली हैं, 2 चीजें उसने इस्तेमाल की हैं। एक तो ये कि उसने अकलियतों को, मुसलमान हों या सिख हों, उसने उनकी परवाह नहीं की और सिर्फ हिंदुत्व का नारा लगा के हिंदू वोटर्स के ऊपर उसने रिलाई किया है और वो बिल्कुल उसको पूरी सपोर्ट देते रहे हैं। दूसरी चीज उसने जो की है वो पाकिस्तान बैशिंग है कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा के हिंदू वोटर जो वो सारे यूनाइट हो जाता है उनका, और उनमें जो थोड़ा बहुत सेनर एलिमेंट्स हैं, जो थोड़े बहुत आप कह लीजिए कि मुदब्बर हैं, वो भी हिंदुत्व के चक्कर में आके जब वो हिंदू मुस्लिम का किस्सा आ जाता है तो पाकिस्तान के मामले में वो भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। नतीजा ये कि आपने देखा, 2 चीजें मैं आपके सामने रखूं। पहली बात आपने ये देखी कि जब पिछले इलेक्शन जो इसने जीते हैं अभी, जिसमें 2/3 मेजोरिटी आई इसको, उससे पहले ये रियासतों के इलेक्शन हार गया था और अब फिर हारना शुरू हो गया बीजेपी को लेके आगे बढ़ रहे थे। जो रियासत है झारखंड, फिर रिजल्ट सारे फिर हार रही है ये। लेकिन आप देखेंगे कि ये फिर पाकिस्तान का कोशोशा छोड़ेगा तो ठीक हो जाएगा मामला। हुआ ये कि जैसे ही इसने पुलवामा किया और फिर बालाकोट किया, तो उसके बाद जैसे इलेक्शन आए तो वो तमाम उन रियासतों में जहां ये इलेक्शन आ रहा हुआ था वहां लोकसभा के इलेक्शन ये जीत गए सारे। उसी वजह से इसको ये मिली। तो और इससे पहले भी ये हिंदुत्व और पाकिस्तान बैशिंग, LOC के ऊपर बड़ी गर्मा गर्मी रखनी, ये इसकी पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से कभी उसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम ले दिया, कभी कुछ। वो अपने पॉलिटिकल माइलेज लेता रहा है और उसको ये चीज सूट करती है। अब यहां पे 2 चीजें हैं। एक चीज हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कदम उसने उठाया है आज दिन तक उसने वापस नहीं लिया, वो उस पर कायम रहा और अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक आगे बढ़ता जा रहा है। सो ये कदम जो अभी उसने लिया है ये वापस नहीं होगा।
एजिटेशन चलती रहेगी, उससे रुकेगी तो नहीं। इसका ये मतलब लिया जाए कोई ना कोई हिंदू कि भारत इस वजह से अब ज्यादा पुरएतमाद है, अब भारत को कहना चाहिए दूसरे लफ्जों में अगर ये कहा जाए कि भारत को अब शय मिल गई है, उसको पता है कि कश्मीर पर जो मैंने एक्शन लिया सिवाय पाकिस्तान के उस तरीके से किसी ने एहतजाज नहीं किया, दुनिया ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, दुनिया ने बिल्कुल भारत को मजबूर नहीं किया कि जो कश्मीर पर एक्शन लिया है उसको वापस लिया जाए। तो आपको लगता है कि ये भारत को जो है ना वो शय देने के मुतरादिफ था दुनिया का रवैया जो आज भारत ये कर रहा है, भारत को पता है उसको कहने वाला कोई नहीं है? बिल्कुल, ये भी। और एक और चीज, ये तो एक तो उसने जितने स्टेप्स लिए इस पे दुनिया में मीडिया में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो गवर्नमेंट थी मुख्तलिफ, खासतौर पे P5, उन्होंने कोई खास प्रेशर इसके ऊपर नहीं डाला और वो समझते हैं कि हमें बच निकलने का रास्ता मिल गया। दूसरा जो पुलवामा पे हुआ ना, वो आप ज़हन में रखिए कि पुलवामा जैसे हुआ, जिस दिन वाकया हुआ, भारत ने कहा जी ये पाकिस्तान ने कराया, लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद इसमें इन्वॉल्व है, इधर इल्जाम लगाया, उधर फैसला कर लिया कि पाकिस्तान पे चढ़ाई करनी है। और आपने देखा कि अमेरिका और तमाम कुव्वतें जो मगरबी कुव्वतें हैं, इन्होंने कहा कि जी भारत इस बात का हक रखता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जाके टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करे। अब कैंप तो यहां कोई नहीं थे, लेकिन ये जरूर हुआ कि भारत बालाकोट तक आ गया। अब पाकिस्तान ने जो गलती की वो ये की कि हमने मिलिट्री रिस्पॉन्स तो दे दी, उनके जहाज गिराए, लेकिन इस पे बाबिला नहीं मचाया कि जनाब ये भारत को हक कैसे हासिल हो गया कि वो एक वाकया कराए खुद और उसके बाद इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दे तहकीकात किए बगैर और फिर चढ़ दौड़े। ये एक चीज नॉर्मल बन गई, क्योंकि अब दुनिया ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि जनाब आपको ये हक हासिल है। अगर हम उस हक को चैलेंज करते, उसके ऊपर हम शोर मचाते, यूनाइटेड नेशन में जाते, तो फिर ये कम से कम एक चेक आ जाता। तो अब भी इसका बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद है कि जो अब भारत दाखिली तौर पर मसाइल का सामने है, जिस तरीके से मुख्तलिफ रियासतों में अब फिर से इलेक्शंस हार रहा है, फिर कोई मिस एडवेंचर हो सकता है जिसकी बात फौज भी कर रही है, जिसकी बात हमारे सियासतदान भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सूरत-ए-हाल तो बड़ी एडवेंचर भी है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। एडवेंचर भी है, इसके साथ एक और खतरा है, इसके साथ एक और खतरा है। देखिए मिस एडवेंचर तो वो करेगा, लेकिन वो उसके साथ मैं समझता हूं कि हो सकता है पहले से ज्यादा बड़ी मिस एडवेंचर करे। और कोशिश उसकी ये होगी कि अगर पाकिस्तान में कहीं भी खुदा ना खास्ता कोई कमजोरी नजर आए तो वो नॉर्दर्न इलाकों की तरफ दौड़ पड़े। वहां पे वो सी पैक को नाकाम करना चाहता है। अगर वहां पे कराकोरम हाईवे को थ्रेटन करते हैं तो ये इनको सी पैक में फायदा मिलता है और इस काम में उसको अमेरिका की भी हमायत हासिल होगी, क्योंकि वो चाइना को नुकसान हो रहा है और अमेरिका उसमें खुश होगा। तो ये चीजें ज्यादा सेंसिटिव हैं जो हमें तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्ज़िया का जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मुल्क में हवाओं का रुख तब्दील होने के हवाले से बड़ी ज़्यादा बहस हो रही थी, लेकिन आज साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की गिरफ्तारी से ऐसा लगता है कि हवाओं का रुख शायद अभी बदला नहीं है। एहसन इकबाल आज नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में नैब रावलपिंडी में पेश हुए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि नैब में पेशी से पहले एहसन इकबाल ने मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा था कि हुकूमत नैब का नाम अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत की नाकामी पर उठने वाली हर आवाज़ को खामोश करवाया जा रहा है। अगर एहतसाब को सियासी एजेंडे के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर वो एहतसाब नहीं, एक इंतकामी और सियासी एजेंडा बन जाता है। इमरान अहमद नियाजी, आई वॉन्ट टू टेल यू वेरी क्लियरली, मुस्लिम लीग नून आपकी धमकियों से ना झुकेगी ना खामोश होगी। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क 22 करोड़ आवाम का है। हम इस मुल्क को आपकी नालायकी, आपकी नातजुर्बेकारी और आपकी तबाही से आज़ाद कराएंगे, इसके लिए चाहे हमें कितनी कीमत अदा करनी पड़े। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी के बाद नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी यही कहा है कि एहसन इकबाल को बार बार खामोश रहने का पैगाम दिया गया, लेकिन वो सच्चाई के साथ बोलते रहे। हम ना अहलों को ना अहल कहेंगे, तुमने जो करना है करो, औरों को गिरफ्तार करो, औरों को धमकियां दो। ये मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जमात है, ये ना झुकने वाली है, ना डरने वाली है और ना बिकने वाली है। ये इसलिए गिरफ्तारियों का सिलसिला एक दफा फिर जारी है क्योंकि इमरान साहब के जाने का वक्त हुआ जाता है। एहसन इकबाल साहब को बड़े दिनों से ये इत्तला थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कहा जाता था चुप कर जाओ,
वो नहीं चुप किए और उसका आज नतीजा भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए उनके साहबजादे अहमद इकबाल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके वालिद की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब पर दबाव डाला है। पिछले काफ़ी दिनों से ये बात जो है सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी खुल के डिस्कस हो रही थी कि अभी हाल ही में DGFIA जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के लीडरान को गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रहे। ख्वाजा आसिफ साहब का नाम आया, एहसन इकबाल साहब का, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, और ये खान साहब की ख्वाहिश है कि जो भी उनकी हुकूमत के ऊपर तनकीद करे, जो भी उनकी नाकस कारकर्दगी पर आवाज़ उठाए। खान साहब चूँकि एक कमज़ोर और डरपोक आदमी हैं तो वो चाहते हैं कि इन सब की आवाज़ें बंद करने के लिए उनको सलाखों के पीछे बंद किया जाए। दूसरी तरफ नैब के तर्जुमान के मुताबिक एहसन इकबाल पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने 3 अरब रुपए का मंसूबा नारोवाल में शुरू किया जिसकी असल लागत 30 करोड़ रुपए थी। एहसन इकबाल का तिब्बी मुआयना अब कराया जाएगा और कल एहतसाब अदालत में जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए पेश किया जाएगा। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मजम्मत की है और बिलावल भुट्टो जिन्हें कल नैब ने तलब किया हुआ था, लेकिन आज उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो कल नैब में पेश नहीं होंगे। सवाल ये है कि हुकूमत ने जो नैब में तरमीम का एक मुसव्विदा तैयार किया है, क्या वो तब मंजूर किया जाएगा जब हुकूमती जो लोग हैं, वुज़रा हैं, उनके खिलाफ केसेस चलेंगे, तब उस मुसव्विदे को इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी आड़ में छुपा जाएगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत जो भी फैसला करे इससे मरियम नवाज को आगाह किया जाए। लेकिन हुकूमत के फैसले के बारे में आज ही हुकूमत के जो कानूनी मुशीर हैं डॉक्टर बाबर अवान, उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज का नाम ECL से ना निकालना कानून की बालादस्ती है। सवाल यह है कि क्या मरियम नवाज को भी जाने की इजाजत क्या अब अदालत को ही देनी पड़ेगी? इस पर मैं बात करूंगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब आपका। सलीम साफ़ी साहब, सबसे पहले तो एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर कुछ बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी के बाद इस तासुर को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि वाकई एक तरफा एहतसाब हो रहा है? क्योंकि नैब वाकई अगर बड़े होमवर्क के साथ इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर गिरफ्तारी करता है, तो इतने लोग जो इन्हें गिरफ्तार किया है, आप फवाद हसन फवाद की मिसाल ले लें, आप हाचीमा की मिसाल ले लें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक की मिसाल ले लें, और बड़े नून लीग के लोग, निकला क्या, निकाला क्या, हासिल का किया? लोग आज़ाद रिहा भी हो जाते हैं, जमानतें भी मिल जाती हैं, नैब को कुछ नहीं मिलता। आपको लगता है कि वाकई अब ये यकतरफा एहतसाब हो रहा है? नहीं, तासुर नहीं, बल्कि अब तो ये एक खुली हकीकत है और जिसका खुद चेयरमैन नैब ने भी एतराफ़ किया है कि ये यकतरफा अमल है, इंतकाम है और उसका मकसद पॉलिटिकल मैनेजमेंट के सिवा कुछ भी नहीं है। मसलन अभी देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी एक केस में मुलजिम है, तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल जैसे लोग जब मुलजिम बन जाते हैं वो तो अरेस्ट हो जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब मुलजिम होके भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। आपने फवाद हसन फवाद का जिक्र किया, वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी मुलजिम हैं नैब के, और इस वक्त जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, वो भी मुलजिम है। एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, बल्कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा को भी अमलन वो लीड कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, और दूसरे 1.5 साल से जेल में पड़े हुए हैं। इसी तरह आप देखें कि कई वफाकी वज़रा वो भी नैब के मुलजिमान हैं, वो बाहर फिर रहे हैं। दूसरी तरफ के जो मुलजिमान हैं उनके साथ वो हो जाता है। नवाज शरीफ साहब के पानामा के अकाउंट्स निकल आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ वो किया, फैसला दिया, तो उसके बाद वो जेल में भी चले गए और उस बुनियाद पे उनके खिलाफ केसेस भी बने। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया है, वो भी नाअहल करार दिए गए हैं, लेकिन वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, पूरी पार्टी को चला रहे हैं। तो फिर चेयरमैन नैब का जावेद चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू में वो एतराफ़ भी आपको याद होगा कि उन्होंने खुद अपने इस का इजहार किया था कि अगर मैं फलां को गिरफ्तार कर लूं तो उससे हुकूमत गिर जाएगी। तो ये नैब तो बना भी था नाजायज़ वक्त में, नाजायज़ हुक्मरान के हाथों, नाजायज़ तरीके से।
फिर पिछले अदवार में पिछले शाहिद अजीज जैसे जनरल साहब जैसे एतराफ़ात के अलावा तो अब मौजूदा चेयरमैन नैब का भी एतराफ़ मौजूद है अपनी जगह पे। लेकिन इस वक्त उनकी एक और बदकिस्मती है कि पहले से जिन्होंने उनको चेयरमैन नैब बनाया था तो कंट्रोल भी उनके हाथ में था और वो ताकतें नैब को और चेयरमैन नैब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। अब कुछ अरसे से जब से हुकूमत ने उनके एक स्कैंडल के जरिए उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया है तो अब चेयरमैन नैब हुकूमत के हाथों भी इस्तेमाल हो रहे हैं और उन ताकतों के हाथों भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए मुझे जो आज एहसन इकबाल की गिरफ्तारी हुई है ये मुझे उन ताकतों की बजाय हुकूमत का इनिशिएटिव लगता है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं या पीपल्स पार्टी के साथ इमरान खान साहब की पूरी कोशिश ये है कि उनको सबूताज करे ताकि वो जो ढील एक दूसरे को मिली हुई है वो डील की तरफ ना चला जाए कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ बात बन जाने का मतलब तो ये होगा कि इमरान खान साहब की छुट्टी हो गई। इसलिए ये मुझे वो रिवायती जो नैब का इस्तेमाल है उससे हट के यही मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, इमरान खान साहब के हाथों नैब का इस्तेमाल जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रही हैं कि नैब को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो गलतियां उन्होंने की हैं, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को बारहा ये कहा था कि नैब कवानीन में तब्दीली कर लीजिए। नून लीग कभी नहीं मानी और आज नून लीग कहती है कि हमारी गलती थी, वो इस गलती का एतराफ़ करते हैं। आज जब नून लीग के ऑपोजिशन के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं आज भी वही बात की जा रही है और बारहा इमरान खान साहब की हुकूमत को भी कहा गया कि आइए बैठिए और इन कवानीन में तरमीम कीजिए, इनको बदलिए। लेकिन आप समझते हैं कि ये कल तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इन लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है और ये वही गलती दोहरा रहे हैं जो नून लीग भी दोहराती रही और पीपल्स पार्टी भी। नहीं, बदकिस्मती ये है कि हम लोग और खुसूसन हमारे लीडर्स माजी से कोई सबक नहीं लेते। बिल्कुल। अभी नून लीग को माजी में पीपल्स पार्टी कहती रही लेकिन नून लीग की क़यादत उसी तरह ताकत के ज़ोम में मुब्तला रही जिस तरह इस वक्त इमरान खान साहब और उनके साथी हैं और वो इस नैब को भी पीपल्स पार्टी और बाकी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए आज अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। न उन्होंने कानून में कोई तरमीम कर दी, ना उससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी देखे 18th अमेंडमेंट कितनी बड़ी अचीवमेंट थी और कितना बड़ा, उसमें उन्होंने इस मामले को शामिल नहीं किया। तो जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये लोग ताकत के नशे में अंधे हो जाते हैं और इस तरह के इदारों को वो खुद अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आज पीपल्स पार्टी और नून को भुगतना पड़ रहा है और मैं आपको लिख के देता हूँ क्योंकि मुझे मकाफात अमल के कानून पे पक्का मेरा एतकाद है कि कल यही कुछ इमरान खान साहब और उनके साथियों और उनके वज़रा और उनकी टीम के साथ होगा। फिर वो इल्तिजाएं करेंगे कि जी इसमें तरमीम होनी चाहिए, ये होना, और अभी भी जब कभी कभी उनकी तरफ रुख हो जाता है तो फिर उनको याद आ जाता है कि जी ये कानून जालिमाना है। बिल्कुल सही। अब नवाज का नाम ECL से निकालने के बारे में जाहिर है हुकूमत का इख्तियार है, हुकूमत ने निकालना है किसी का नाम केसेस की बुनियाद पर या निकालना है, या हुकूमत का इख्तियार है। लेकिन जो वुज़रा हैं वो तो खुलकर टीवी पर आकर कह रहे हैं, कल वाडा साहब भी एक टीवी पर कह रहे थे कि फिर हम दूसरी जो बाकी जेलें हैं वो भी तोड़ देते हैं, जेलों के अंदर जो मुजरिम हैं फिर वो भी कोई बहाना बना लें किसी बीमारी का और जाकर बाहर इलाज करवाएं। सवाल मेरा ये है कि अगर वुज़रा इस तरह की बातें कर रहे हैं और आज भी वो लोग यही सोच रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर ही बाहर गए जो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर सवालिया निशान नहीं उठता कि वज़ीर आज़म ने अपने ताई जो नवाज शरीफ की बीमारी की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, फिर इनका वो सरकारी मेडिकल बोर्ड जिसने वो रिपोर्ट पेश की जिसकी बुनियाद पर अदालत ने भी जाने की इजाज़त दी, तो आपको नहीं लगता हुकूमत के अपने लोग अपनी ही कारकर्दगी अपने इदारों को वज़ीर आज़म की इन्वेस्टिगेशन को मशकूक बना रहे हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब जेन्युइन बीमार हैं, अभी भी वो बीमार हैं। इस हुकूमत ने उनकी बीमारी में ये जो चीज़ थी ना कि उस दौरान मुस्लिम लीग नून के साथ CBMs हो रहे थे और उनको सबूताज करने की कोशिश में ये हुकूमत उनकी बीमारी से भी कैल गई। पहले इनकी वजीर ने हमें बताया कि वो बीमार हैं, इमरान खान साहब हमें बताते रहे और फिर जब वो चले गए तो उसका मजाक उड़ाया। तो नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है
मेरे ख्याल में वो इस सलूक की मुस्तहिक है। क्यों? आपने शुरू में इंट्रो में बता दिया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का। ये नून लीग अगर नवाज शरीफ के बयानिए पे कायम रहती तो भी उसका ये हालत ना होती, और ये अगर मुस्तकिल शहबाज शरीफ के बयानिए पे कायम रहती तो भी उसकी ये हालत ना होती। एक दिन नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग बन जाती है, दूसरे दिन शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग बन जाती है। अब उनकी वजह से ये सारे लोग रगड़े जा रहे हैं कि यार राना सनाउल्लाह ने सचमुच 15-20 किलो हीरोइन स्मगल की है। नहीं, उनको नवाज शरीफ के साथ वफादारी की सजा मिल रही है, या एहसन इकबाल को भी आज उसकी सजा मिल रही है। वो लीडरशिप खामोश है, जाके लंदन में आराम से बैठी हुई है। मरियम भी जाना चाहती है। भाई क्या आप ये जो खामोशी है पर इसरार, ये नवाज शरीफ की बीमारी की वजह से नहीं है, ये डील की कोशिशों की वजह से है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तज्जियाकार सलीम साफी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, लाहौर में पीआईसी पर वकला के हमले के बाद पंजाब बार काउंसिल अभी तक वकला को बचाने के लिए डटी हुई है और 12 रोज से मातहत अदालतों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और उल्टा फिर ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो गिरफ्तार वकला हैं उनके ऊपर से जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए, और जो गिरफ्तार वकला हैं जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी हड़ताल भी ख़त्म नहीं होगी, जिससे मुतासिर सिर्फ आम साइलिन हो रहे हैं, क्योंकि वकला के ख़िलाफ़ जिन अदालतों में केसेस चल रहे हैं उनकी बाकायदा पैरवी हो रही है और वहाँ बाकायदा समातें हो रही हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 25 वकला को जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया है, जबकि 3 रोज़ पहले पीआईसी हमला केस में गिरफ्तार 17 वकला की ज़मानत की दरख्वास्तें भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मंजूर कर ली थी। जबकि दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने वकला और डॉक्टर्स के दरमियान तनाज़े को हल करवाने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी थी, जिसका अभी तक सिर्फ एक ही इजलास हुआ है। जबकि हैरान कुन बात तो ये भी है कि पंजाब बार काउंसिल ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत के लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए हैं, और अब 4 जनवरी को तलब भी किया है। सवाल ये है कि इसे वकला की ब्लैकमेलिंग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये वकला की ब्लैकमेलिंग आखिर कब तक? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तज़ा साहब ने, साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब मेरे साथ हैं। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। अशतर औसाफ साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। अशतर औसाफ साहब, सबसे पहले तो हम लोग ये बात समझने से कासिर हैं कि जब से ये पीआईसी का जो हमला हुआ है, वकला और डॉक्टर्स के दरमियान जो लड़ाई हुई, हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि जिन लोगों ने इतनी मोटी मोटी कानून की किताबें पढ़ी हुई हैं वो ही आखिर ये बात समझने से कासिर क्यों हैं, या समझना नहीं चाहते, समझने को तैयार नहीं है कि आखिर कानून से बालातर तो कोई नहीं है, कानून ही सबसे बड़ा है। ये बात तो हमारे चीफ जस्टिस भी कहते रहे। तो अगर कुछ वकला ने उस दिन डॉक्टर्स के साथ जो लड़ाई हुई, आपको पता है कि 6 जो मरीज थे वो जान की बाजी हार गए, कितना हंगामा किया। अगर कुछ वकला ने कुछ गलत किया तो सजा नहीं मिलनी चाहिए अशतर औसाफ साहब उनको? बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए उन सब काली भेड़ों को जो कि वकला के लिबास में या जो प्रिटेंड करते हैं कि वो वकील हैं और इस तरह के कामों में इंस्टिगेट करते हैं। इस तरह के जो गैर कानूनी अमल हैं उनकी बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, और बार काउंसिल्स इसके ऊपर मुतहर्रिक भी हैं। ऐसा नहीं है कि बार काउंसिल्स इस पर कोई काम नहीं करती। जब मैं अटॉर्नी जनरल था तब भी बार काउंसिल्स के सामने, और मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन था, जो वाइस चेयरमैन और जो वेरियस कमेटीज़ हैं उसके सामने मिसकंडक्ट के बेशुमार केसेस आते थे। बहुत सारे आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो डिग्री के बग़ैर काला कोट पहन लेते हैं, और बहुत सारे लोग आलाकार होते हैं कुछ ऐसे लोगों का जिनका काम सिर्फ इंतशार फैलाना है। मेरा तो ख्वाहिश ये थी, मेरी तो बल्कि मैंने कुछ लोगों से बात भी की और बारहा मैंने इस चीज़ का इजहार किया कि इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन ज़रूर बैठे कि ये सारा सिलसिला हुआ कैसे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बार एसोसिएशन में अगर कोई बातें हुई तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को और बाकी एजेंसीज़ को पता ना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आपके ये इतना सिक्योरिटी हमारा नेटवर्क है उसमें कोई पता ही ना हो कि क्या वहाँ पे बातें हो रही हैं और किस तरफ। और फिर जब वो मार्च हुआ
तो क्यों नहीं उसको रोका गया? बिल्कुल। और जब ये मार्च होते हुए आगे चल रहा था और जो स्लोगन्स आ रहे थे, तो क्या कोई और लोग तो नहीं इनमें शामिल हो गए जिन्होंने इस सारे सिलसिले को भड़काया? ये आप देखिए, एक मॉब मेंटालिटी बन जाती है। ये तो अपनी जगह होगी कि मॉब मेंटालिटी और ये सारी चीज़ें, बट कैन समबडी टेल मी कि PIC के दरवाजे बंद क्यों नहीं किए गए थे? और क्या मुझे कोई बताएगा कि पथराव PIC के अंदर से कैसे बाहर आ रहा था? क्या पत्थर पहले से इकट्ठे हुए थे? क्या लाठियाँ पहले से इकट्ठी हुई थी? सो इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ यहीं पे रुक जाना चाहिए? नहीं, मैं एक दूसरा पहलू भी आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो दूसरा पहलू ये है कि जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमें सिविक्स पढ़ाई जाती थी, माशरती उलूम। अनफॉर्चुनेटली नई नस्ल को सिविक्स नहीं पढ़ाई जा रही। उनको डिसिप्लिन और उनको बड़े का एहतराम, उनको असातिज़ा का एहतराम, उनको ये इस मुआशरे में रहने का तरीका नहीं बताया जा रहा। कामरान मुर्तज़ा साहब, फिर ये हड़ताल करने वाले वकला कौन हैं? अगर इसको ये देखें ना, एक तो कहें, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो ऊपर जाके उस दिन हंगामे करते हैं और बिल्कुल उधम मचाया हुआ था, लोगों की जानें चली गई। ऊपर से ये वकला हैं कौन जो हड़ताल कर रहे हैं? इनको नहीं पता कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए? ये वकील जो हड़तालों पे है, ये वकील कहलवाने के लायक हैं? उसमें इनफैक्ट ये बिगाड़ जो है वो पूरे माशरे का बिगाड़ है जो हम तक भी आया। मैं इस वाक़े को डिफेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ कि ये गलत हुआ है, मगर एक मजबूरी बिगाड़ आया है, हम में भी आया है, डॉक्टरों में भी आया है और बाकी नौजवान तबके में भी आया है। आप अपने घर में बच्चों को देख लीजिएगा, उन बच्चों में भी आया है। तो ये सब जो है ना, हमने मिलजुल के इस माशरे को बिगाड़ने की कसम खाई हुई है। और फिर उसके बाद एक और हमारे अंदर जो खामी पैदा हो गई है कि पहले हम गलती करते थे, गलती है, इंसान है, हर इंसान से गलती होती है, गलती करते थे तो मान लेते थे। अब हम गलती करते हैं तो उसको मानने की बजाय उसको डिफेंड करते हैं, तो वो डिफेंड नहीं करना चाहिए। अब जो उसके बाद वो जो गलत हुआ, उसके बाद प्रॉब्लम सिर्फ जो 2-4 प्रॉब्लम आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। फर्ज करिए कि ये जुर्म जो है ना वो A बनता है, मगर उसके साथ B भी लगा दिया गया है, अब ये पुलिस की तरफ से जाती है। मैं सिर्फ उस चीज का जिम्मेदार हूं जो मैंने किया है, जो एक्चुअली जो ऑफेंस जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर वो उसकी और भी रीजंस हो सकती हैं, मगर ये उसके साथ जो है ना, ये 780 है, ये दहशतगर्दी का केस नहीं है, सब जानते हैं। कोई ऐसा कोई प्लान वो तो नहीं था, अगर उसमें आ जाए तो वो इस तरह की बातें करके ना ये मामला को। लेकिन जिस तरीके से वो डॉक्टर्स तकरीरें करते हुए आ रहे थे, जिस तरीके से धमकाते आ रहे थे, ज़ाहिर एक प्लानिंग करके जत्था चलाना, इसको ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग के बगैर आया। ऑफ कोर्स इसकी प्लानिंग हुई। नहीं, उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि कोई दहशत फैलाई जाए। उसकी वो आर्टिकल, ये सेक्शन 6 जो है ना ATA का, उसमें फॉल नहीं कर रहा। तो जिस चीज में फॉल कर रहा है, मैंने जो कुछ किया मैं गलत, मैं मान रहा हूं कि हम इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे, मगर जो कुछ बनता है वो करिए ना। उससे ज्यादा अगर कर देंगे तो फिर अगेन एक प्रोवोक करने वाली बात हो जाएगी। हालांकि इस वाक़े के सारे वाक़े के पीछे भी प्रोवोकेशन भी थी, दरमियान में से भी किसी ने मामलात को उठाया, फिर रास्ते में भी किसी ने नहीं रोका। ऐसे लग रहा था कि कुछ चीजों को डाइवर्ट करना था अल्टीमेटली, और उससे पहले जो है ना ये वकीलों को एक तरह से खराब किया गया। हम सब लोगों से गालियां खा रहे हैं, मैं भी गालियां खा रहा हूं इस वक्त, लोग हमें भी जो है ना कोई अच्छा नहीं कह रहे, मगर बात यह है कि इस जगह तक किसने पहुंचाया या किस तरह से हम पहुंचे हैं। बिल्कुल डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस बात से कोई इनकार ही नहीं है, लेकिन जो जुर्म में उस दिन मुलविस था उसको सजा भी मिलनी चाहिए, इस बात से भी किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। तो जो जिसने किया है उसको जिसने किया है, ये नहीं कि मतलब हाँ गेहूं के साथ गिन भी भुगत जाए, चल जाए, और जो सेक्शंस अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं वो उन पे लगा दी जाए कि चूंकि जो है ना वकीलों ने किया है और वकील जो है ना वो अच्छे नहीं हैं या बुरे हैं, तो इसलिए नहीं, जो उन्होंने किया है वो सेक्शंस लगाइए, उसका ट्रायल हो, फिर जो भी उसका नतीजा। लेकिन फिर अशतर साहब ये क्या रवैया है कि जो पंजाब बार काउंसिल ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर कानून जो राजा बिशारत है उनका लाइसेंस मुअत्तल किया, इससे तो एक ही जो है ना वो तासुर उभरता है कि शायद आप जो है ना वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ये बताना चाह रहे हैं कि वकीलों से ज़्यादा ताकतवर कोई है नहीं और हुकूमत आपके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं सकती। ये क्या रवैया है? नहीं, ये टाइमिंग गलत है। हाँ। ये शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। होता ये है कि जब आप वकील हैं
और आप कोई सरकारी ओहदा लेते हैं तो फिर आप अपने लाइसेंस को सस्पेंड करवाते हैं। यही फ़रोग नसीम साहब के साथ हुआ था। हिज लाइसेंस वाज सस्पेंडेड फॉर दिस रीज़न, और वो बार काउंसिल के मेंबर भी रहे, तो फिर उनको अल्टीमेटली बार काउंसिल से रेजिग्नेशन देना पड़ा था। आप ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जब भी लेकिन टाइमिंग वही वाली आप वाली बात, टाइमिंग उन्होंने क्या चूज की? हाँ, नॉट द राइट टाइम एंड नॉट, ये इसका रीजन नहीं है कि आप किसी को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा ऑफ इवेंट्स में है। जी कामरान साहब। जी कामरान साहब, मैं एक और चीज जो ऐड करना चाहूंगा कि फर्ज करिए कि मैंने कोई और ओहदा ले लिया और मैं वो उस ओहदे पे हूं, और इसके बावजूद मैं अगर लाइसेंस सस्पेंड नहीं करवाता, अशतर साहब मुझे इस मुश्किल से निकालेंगे यकीनन, कि अगर मैं अपना लाइसेंस सस्पेंड नहीं करवाता तो ये मिसकंडक्ट है, और मिसकंडक्ट का जो है ना वो फिर अगेन जो है ना मेरे खिलाफ जो है ना वो जो शख्स अपना लाइसेंस सस्पेंड नहीं करवाता टाइमली उस बार काउंसिल को, तो उसके खिलाफ जो है वो बार काउंसिल प्रोसीड कर सकती है। ये भी एक प्रोविजन है जी। उसके अगर इजाजत दे तो मैं इसके बियॉन्ड भी जाऊंगा। जी प्लीज, जी क्लैरिटी दे दीजिए अशतर साहब। वो जी कामरान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये मिसकॉन्डक्ट जो है ये इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी लेके जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये मिसकॉन्डक्ट जो है ये इसको इतना नॉन सीरियसली मत ले कोई भी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। माहिर कानून हमारे साथ है, साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर साहब हमारे साथ है। मेरे दोनों मेहमानों का शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कुआलालंपुर समिट में अदम शिरकत से पाकिस्तान को आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ रहा है और ख़ारजी मुहाज पर पाकिस्तान का यकीनन एक ख़राब इमेज उभरा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कुआलालंपुर समिट में शिरकत ना करके क्या खोया, क्या पाया, किस हद तक ये दुरुस्त फ़ैसला था, क्या ये फ़ैसला पाकिस्तान के मफाद में था? जबकि सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं कि कुआलालंपुर समिट में शिरकत ना करने का फ़ैसला क्या वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती तौर पर ख़ुद लिया, क्योंकि ख़बरें ये हैं कि कुआलालंपुर सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने दफ्तर ख़ारजा की सिफारिशात को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सिफारती सतह पर आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और इस सारे मामले पर यह कहा जा रहा है कि वजारत ख़ारजा को ज़िम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है, जबकि ज़राए से मिलने वाली खबरों के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा ने यह तजवीज़ दी थी कि पहले कुआलालंपुर समिट के मकासद और जो इसके अहदाफ हैं इसका बारीक बीनी से जायज़ा ले लिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई भी होमवर्क नहीं किया गया और इससे पहले ही वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन जब बाद में सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल सामने आया और पाकिस्तान ने इसमें किसी भी सतह पर शिरकत से इनकार किया, उसके बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये सारा मामला उस वक्त असल शर्मिंदगी का बायस बनता है जब तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जानिब से यह बयान सामने आता है कि सऊदी अरब की धमकी पर पाकिस्तान ने समिट पर शिरकत से इनकार किया और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यह धमकी दी थी कि वो स्टेट बैंक में रखी हुई रकम को वापस निकाल लेगा और 40 लाख जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सिफारत खाने ने एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब ने ना तो पाकिस्तान को कुआलालंपुर में समिट में शिरकत से मना किया और ना ही ऐसी कोई धमकी दी है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से तुर्क सदर के बयान पर बराह रास्त कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन ये जरूर कहा गया कि मुस्लिम उम्मा की मुमकिना तकसीम रोकने के लिए कहीं अहम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके जो खदशात हैं, तहफुजात हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत सारे वक्त और कोशिशों की ज़रूरत है, इसलिए पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। सवाल यह है कि इस सारे मामले पर हुकूमत कंफ्यूज क्यों रही है? क्या ये सारा मामला भी हुकूमत की नाअहलियों की फहरिस्त में एक नया इजाफा है? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर जावेद हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब आपका। जावेद हुसैन साहब, पहले पाकिस्तान 3 ममालिक मलेशिया, तुर्की, ईरान के साथ मिलकर तय करता है कि आलम इस्लाम के मसाइल के लिए एक नया इत्तेहाद बनाया जाए और पाकिस्तान इसमें बिल्कुल एक इंदिया भी देता है, हम शरीक होंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई पाकिस्तान दबाव में आ गया? जो तुर्की के सदर बात कर रहे हैं कि हम शायद सऊदी अरब के दबाव प्रेशर में आकर जो हमने जन्नत जाने का फैसला किया, या आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने सारे मामले को हैंडल ठीक तरीके से नहीं किया?
मेरे ख्याल में इसमें हमारी हुकूमत ने इस मामले को बहुत गलत तरीके से हैंडल किया है। पहले तो ये है कि जब ये तजवीज़ न्यूयॉर्क में सामने रखी गई थी तो उस वक्त कोई अपनी कमिटमेंट देने से पहले वज़ीर आज़म साहब को फॉरेन ऑफिस से मशवरा करना चाहिए था, और जैसे कि खबरें आ रही हैं फॉरेन ऑफिस को चाहिए था कि इस मामले की अच्छी तरह से छानबीन करते, इसके अहदाफ जो हैं, इसके मकासद जो हैं, इसके जो भी इसके खदोखाल के बारे में पूरी तरह तहकीकात करके और इसको मामले पे गौर व फिक्र करके, और फिर जो दूसरे ममालिक जिनका इसके साथ किसी न किसी तरह से रब्ता बनता है, जैसे सऊदी अरेबिया है, दूसरे ममालिक हैं, उनसे मशवरा करके उनकी सलाह लेके फिर एक फैसला लेना चाहिए था कि कुआलालंपुर समिट में हम जो है शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, या किस लेवल पे शिरकत वहाँ पे की जाएगी। लगता यह है कि वो जो फैसला न्यूयॉर्क में किया गया वो बहुत जल्दी में फैसला किया गया, और उस फैसले से पहले जो गौर व फिक्र करना चाहिए था इस इशू के ऊपर वो नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को बड़ा गलत तरीके से हैंडल किया गया, और उसकी वजह से हमें आलमी सतह पे और इस्लामी दुनिया में भी और खित्ते में भी हमें एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। तो जो हम हमारी एक न्यूट्रल रहने हैसियत थी कि हम कहीं भी फरीक नहीं बनेंगे, हम तो उल्टा जो है ना मामलात को सुलझाने की बात करते हैं सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका के दरमियान। तो आपको लगता है हमारी ये हैसियत अब एक क्वेश्चन मार्क हुआ है, एक सवालिया निशान उठा है कि हम शायद न्यूट्रल नहीं है? जी वो अब तो देखें ना, अब वो न्यूट्रल अगर बनने की बात ही तो वो तो हमें कमिटमेंट करने से पहले एक फैसला करना चाहिए था कि हम उस वक्त ये कहते कि अगर हमें एक कोई मामलात को सुलझाना है, इस्लामी दुनिया में मामलात हैं, कोई इख्तलाफात हैं और उनको दूर करवाने में एक रोल अदा करना चाहते हैं, तो हमें इस समिट में शामिल होने की कमिटमेंट से पहले वो पॉइंट रेज करना चाहिए था, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। और जो दूसरे इस्लामी दुनिया के अहम ममालिक हैं उनसे मुशवरा करके फिर एक फैसला करना चाहिए था। लगता है वो जिस तरह से तैयारी किसी भी समिट के लिए की जाती है वो हमारी तरफ से हुई नहीं। अब मैं मुझे ये इल्म नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी खाली वज़ीर आज़म साहब के जो ऑफिस है उस पर डाली जानी चाहिए या इसमें वज़ारत ख़ारजा का भी कोई रोल है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा है, चूँकि मैंने फॉरेन ऑफिस में अच्छा खासा लंबा अरसा सर्व किया है, ये फॉरेन ऑफिस कभी भी इस किस्म की बात के लिए कोई अपना मशवरा जो है वो सोच समझ की और सारे मामलात को सामने रख के ही देगा। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि जी पहले कमिटमेंट कर दें और बाद में हम उसमें तहकीकात करेंगे, बाद में उसमें सोच विचार करेंगे। सही। तो आपको लगता है ये इस हुकूमत की ना तजर्बाकारी कहें, नाहिली कहें, या फिर ये समझा जाए कि वज़ीर आज़म को शायद इतना कॉन्फिडेंस था कि वो सऊदी अरब को मना लेंगे? मेरा ख्याल में जो भी उनका अगर कॉन्फिडेंस था तो वो भी गलत किस्म का कॉन्फिडेंस था। उनको अंदाजा होना चाहिए कि था कि एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है, और उनको ये अंदाजा होना चाहिए था कि सऊदी अरेबिया और जो यूएई है ये दोनों ममालिक इसकी तरफ किस किस्म का रद्द अमल जाहिर करेंगे। तो ये एक बहुत नाजुक और अहम मसला था, और इसमें कोई जल्दबाजी में कदम लेना, जल्दबाजी में फैसला करना मेरा ख्याल में वो दानिशमंदाना काम नहीं था, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को खुद लेनी पड़ेगी। सही। बहुत बहुत साबिक सफ़ीर जावेद हुसैन साहब मेरे साथ थे। नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाजरीन, आलमी मंजरनामे से एक अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि सऊदी अदालत ने तुर्की में कत्ल होने वाले सहाफ़ी जमाल खशोगी के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए जुर्म में मुलव्विस 5 अफराद को सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया है। अदालत ने जमाल खशोगी कत्ल केस पर 9 सेशंस का इनेकाद किया। उस दौरान तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया गया और 10वें सेशन में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। सऊदी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जो 5 अफराद कत्ल में बराह रास्त मुलविस थे उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है, जबकि जुर्म में सहूलतकार बनने और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 अफराद को 24 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मुकदमे में 31 अफराद से तहकीकात की गई थी, जबकि साबिक शाही मुशीर सऊद अल कहतानी और साबिक डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ अहमद अल अलसेरी को शवाहिद नाकाफी होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। सऊदी प्रोसिक्यूटर के जारी करदा बयान के मुताबिक
सजा सुनाए जाने के वक्त जमाल खशोगी के अहले खाना और तुर्क सिफारत खाने के आला हुकाम भी वहां पर मौजूद थे। जबकि अदालती फैसले में यह भी शामिल है कि तहकीकात से यह साबित हुआ है कि खशोगी को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। तुर्की में सऊदी सिफारत खाने में होने वाले इस कत्ल पर दुनिया भर में हमने देखा तबसरे हुए, तज्ज़े हुए और सऊदी अरब पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई थी। सऊदी अरब के इस सारे मामले पर कई मतजाद जो हैं वो बयानात भी सामने आए थे। तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी सर्द महरी का शिकार हुए थे। लेकिन अब जब सऊदी अदालत ने ये फैसला सुना दिया है, इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया है, जो मुजरिमान हैं उनको सज़ाए मौत दी है और अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों जो इस्लामी मुमालिक हैं इनके दरमियान जो जारी एक कशीदगी थी, सर्द महरी थी, इसमें यकीनन कुछ कमी ज़रूर आएगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।